वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। दोस्तों, कुछ खबरें आज आई हैं पाकिस्तान से जिनका अपडेट आपको दे रहा हूँ। जिनमें से 3 खबरें हैं जो बड़ी हैं। चौथी खबर जो है वो मैं इन जनरल आपको एडिशनल दे दूँगा। लेकिन 3 खबरें जो बड़ी अहम हैं वो है कि प्रेज़िडेंट जो पाकिस्तान के हैं आरिफ अलवी, आपको उनसे आर्मी चीफ और आईएसआई के चीफ ने जो पीछे मुलाकात की थी 3 दिन पहले, आपको मैंने उसकी खबर दी थी। तो उस खबर की डिटेल्स सामने कुछ आई हैं, मैंने वो अब आपसे शेयर करनी है। उसके अलावा अगला इलेक्शन उसका लगभग लगभग ये माना जा रहा है कि करंट गवर्नमेंट काम कर नहीं पा रही है और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ उम्मीदें की थी इस गवर्नमेंट से, इस केयरटेकर गवर्नमेंट से, वो सामने नहीं आ पा रही हैं। ये लोग उनको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं और नतीजा ये कि अब गालियां अल्टीमेटली, चूंकि सबको मालूम है कि ये जो सरकार है, ये केयरटेकर गवर्नमेंट है, अल्टीमेटली इसको असेंबल किसने किया है। मैं असेंबल का शब्द लफ्ज जो है वो जानबूझकर यूज कर रहा हूँ ताकि आप इस बात का जो बिटरनेस उसके पीछे वो समझ पाए कि बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट ने ही इंतजाम किया है, सारी की सारी सिलेक्शन किया है, सारी की सारी केयरटेकर गवर्नमेंट का, टेक्नोक्रेट्स का, और ये टेक्नोक्रेट्स डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो चूंकि पब्लिक को भी ये मालूम है कि ये टेक्नोक्रेट किसके लाए हुए हैं और चूंकि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, जो बिजली के बिलों की मैंने आपको कहानी सुनाई है पिछले 2-3 दिनों में, आप देख ही रहे हैं उसको लेकर क्या बवाल वहां मचा हुआ है। तो ये आर्मी को भी ये मालूम है, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये मालूम है कि इसका जो बैकलैश है, इसकी जो गालियां हैं वो उन्हीं को पड़ने वाली है, क्योंकि पब्लिक ये जानती है कि ये किसके मोहरे हैं जो इस समय गवर्न कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वो अब कहीं ना कहीं इस बात पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि किसी तरह से फरवरी में, 15 फरवरी के आगे पीछे कोई इलेक्शन करवा लिया जाए। तो देखते हैं कि क्या निकल कर आता है चीजें, क्योंकि पाकिस्तान में चीजें हमेशा फ्लूइड होती हैं, बड़ी बड़े शॉर्ट नोटिस पर चीजें बदल जाया करती हैं। तो यू नेवर नो कि अभी आने वाले दिनों में और क्या होने वाला है, क्योंकि आने वाले जो 2 महीने हैं, ये महीना और अगला महीना, ये बहुत क्रिटिकल है। ये मैं आपको कल बता चुका हूं जब इकोनॉमी पे हमने बात की थी। मैं आज उसके जो पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं वो भी आपको ध्यान में रखने चाहिए कि वो क्या हो सकते हैं, इंक्लूडिंग उसका जो सोशल इम्पैक्ट है वो मैं आपको उसके लिए भी इशारा करता रहा हूं कि क्या कुछ हो सकता है। हम बात करेंगे उस पर आज। तो ये दोस्तों, एक तो आरिफ अलवी का हुआ, अगले इलेक्शन का हुआ। अगला इलेक्शन जो फरवरी में हो रहा है, उसको लेकर एक बात एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छी तरह से तय कर ली है, और वो ये कि अगले इलेक्शन में न तो इमरान खान होगा, न इमरान खान की पार्टी का सिंबल बैलेट बॉक्स पे होगा, बैलेट पेपर पे होगा। यानी कि बेसिकली इमरान खान और उनकी पार्टी अगले इलेक्शन से बाहर नजर आ रहे हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है थोड़ा सा। इनफैक्ट 2 मामले हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक तो ये कि पीटीआई को जो निकाले जाने की बात हो रही है इलेक्शन प्रोसेस से आने वाले इलेक्शन में, एक बात ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं नहीं जानता कि इसको कैसे गवर्नमेंट में ये एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करेगी, गवर्नमेंट तो क्या मैनेज करेगी, एस्टेब्लिशमेंट ही मैनेज करेगी। तो हम उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा एक और मैटर जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है वो है परवेज इलाही की अरेस्ट का। परवेज इलाही को आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने, लाहौर के हाई कोर्ट ने ये कहकर जमानत दी थी कि कोई भी सरकारी एजेंसी इनको अरेस्ट नहीं करेगी, चाहे कोई भी केस हो, किसी भी केस में उनकी अरेस्ट को अमल में नहीं लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से, अपने कोर्ट से बाहर निकले हैं अपने घर जाने के लिए, तो रास्ते में उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट किया गया था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, और किया था उनको इस्लामाबाद की पुलिस ने। मैंने उस दिन भी इसकी आयरनी को अंडरलाइन किया था आपसे कि भला कोई आदमी जो लाहौर में मौजूद है उसकी वजह से इस्लामाबाद के लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यही पैराडॉक्स हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर आपको शैडो नजर आती है हर एक चीज पर एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की चीजों को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। और वो जो अपोलिटिकल होने वाला जो किस्सा था कि फौज जो है अपोलिटिकल हो रही है, आप देख रहे हैं वो कितनी पॉलिटिकल हो चुकी है। बेसिकली दे आर द वंस हु आर गाइडिंग द पॉलिटिक्स ऑफ इट। अब तो बेशर्मी की हद ये हो गई है कि जो आर्मी चीफ है वो बिजनेसमैन से मुलाकात कर रहे हैं। मैं लेकर आऊंगा इन्वेस्टमेंट्स बाहर से, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सऊदी से एंड मिडिल ईस्ट से एंड चाइना से इन्वेस्टमेंट्स लेकर आऊंगा मैं 6 महीने के अंदर में। God knows what amount he is bringing, some 100 billion he is thinking about. So anyway, we are going to talk about that as well. So let us start with Arif Alvi. Arif Alvi से जब ये मुलाकात की हुई दोस्तों, तो आर्मी चीफ और आईएसआई के चीफ ने मुलाकात की थी, जुमे के रोज ये मुलाकात हुई थी बताते हैं। और फिर उसकी खबर आई थी जो मैंने आपको दी थी सैटरडे को। मसला क्या हुआ है वहां पर, ये 4थी मंजिल में प्रेसिडेंट हाउस की ये मुलाकात हुई थी। बताते हैं कि जिस समय मुलाकात हो रही थी उस वक्त 4th फ्लोर पर मौजूद तमाम जो प्रेसिडेंट ऑफिस का
अमला है, जो वहाँ के वर्कर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट का जो मिलिट्री सेक्रेटरी है, उन सबको बाहर निकाल दिया गया था और सिर्फ ये 3 लोग वहां पर बैठे थे और बात हुई है। खबरें ये निकल कर आ रही हैं, रोजनामा जंग जो है उसमें आज ये खबर छपी है कि आरिफ अलवी को ये कहा गया है कि आप 8 तारीख को जब आपका टेन्योर खत्म होता है तो आप झोला उठाइए और अपने कराची वाले दफ्तर भाग जाइए, अपने घर भाग जाइए, वहां चले जाइए। यहाँ पर अगर आपने कोई कानूनी नुक्ता लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन निकाल कर, जो कि पॉसिबल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बना रहेगा, आउटगोइंग प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बना रहेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता है। लेकिन इस केस में अगले प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस केस में होगा क्या, आपको फिर याद करना होगा कि जब ये केयरटेकर गवर्नमेंट बन रही थी और इस समय पर साजिद सिंजरानी की बात आई थी, तो मैंने आपको कहा था कि चूंकि साजिद सिंजरानी सीनेट के चेयरमैन है, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर आरिफ अलवी निकाले गए तो साजिद सिंजरानी को एज केयरटेकर प्रेसिडेंट काम करना होगा। वो वक्त अब आ गया है। हमारी वो दोस्त हैं लाइफस्टाइल, गॉड नोज, उस समय उन्होंने बड़ा इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि नहीं मुझे अब ठीक करें, आरिफ अलवी जाएगा। वो वक्त आ गया है, आरिफ अलवी अब जाने की बात उनके हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको बड़ा क्लियर और 1-to-1 बातचीत में ये मौका दे दिया गया है कि जनाब आप अपने घर जाएं 8 तारीख के बाद, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजंस निकालते हैं टिक कर बैठने के लिए, यहाँ पर एजेंडा चलाने के लिए पीटीआई का, क्योंकि उनको कह दिया गया है कि पीटी की जो आप प्रेसिडेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपने प्रेसिडेंट ऑफिस को पीटीआई का ऑफिस बना दिया है। तो बेसिकली विच इज नॉट सुटेबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं उसके डेकोरम को सूट करता है, ना उसका ये मैंडेट है। तो अब मित्रों हो क्या रहा है कि उनको ये साफ कह दिया गया है कि आपकी दुकान बंद 8 तारीख को, आप जाओ अपने घर। और अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के नीचे छिपकर यहाँ रहने की कोशिश करते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में बने रहने की कोशिश करते हैं, प्रेसिडेंट के ओहदे पर बने रहते हैं, तो उसके सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके लिए। वो कॉन्सिक्वेंसेस पेनफुल भी हो सकते हैं, ये उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, ऐसा रोजनामा जंग का कहना है। रोजनामा जंग ने आज ये बात खबर कर दी है इस बात की। इस बात के अंदाजे तो पहले से ही थे लोगों को कि भाई अगर ऑप्शंस गिने जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट से बात करने के लिए, उनमें यही ऑप्शन था जो सबसे ऊपर आता था। क्योंकि और तो कोई, अब प्रेसिडेंट से वो हाथ जोड़ गए तो जाएंगे नहीं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप जैसे मर्जी आप डेट अनाउंस करिए और गाड़ी आगे चलेगी आपके साथ, वो तो होने से रहा था। तो खैर ये हुआ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी वाला केस। आरिफ अलवी को कह दिया गया है जाने के लिए। दूसरी खबर आती है वो है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन में ये माना जा रहा है, ये खबरें इस तरह की आ रही हैं कि अगले इलेक्शन में, इनफैक्ट ये सलीम साफी साहब जो पाकिस्तान के बड़े नामी सहाफी हैं, पत्रकार हैं, वहां के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक खबर दी है कि नेक्स्ट इलेक्शन में बाय ऑल मींस लगता यही है, या उनके जो सोर्सेस हैं उन्होंने खबर दी है। बाय द वे सलीम साफी साहब बहुत सीरियस, आप उनकी पॉलिटिक्स से, उनके पॉलिटिकल व्यूज से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जब बात खबर की आती है ही उनके पास बड़ी सीरियस संजीदा खबर होती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सलीम साफी साहब ये खबर दे रहे हैं कि अगले इलेक्शन में इमरान खान और पीटीआई दोनों का बैलेट बॉक्स पर कोई वजूद नहीं होगा। अब आप जरा सोचिए, ये इस बात को हम और आगे बात करते हैं। अब जरा सोचिए यार कि आखिर अगर वजूद नहीं होना है तो उसका तरीका क्या हो सकता है? उसका तरीका एक यही हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उस पर बैन लगाए। अगर इलेक्शन कमीशन को बैन लगाना है तो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, टाइमलाइन क्या होगी? क्योंकि 15 दिसंबर की तारीख थी जब उनको शेड्यूल करीब करीब जारी कर देना है। हालांकि जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लास्ट वीक जो बात कही है वो ये कि हम अपनी जो डिलिमिटेशन वाला जो प्रोसेस है वो 30 नवंबर तक पूरा कर देंगे। ओरिजिनली उन्होंने 14 दिसंबर की डेट दी थी, लेकिन अगर हम ये माने कि उनको इलेक्शन का शेड्यूल देना है और ओरिजिनल शेड्यूल पर भी देना है तो 14-15 नवंबर के आसपास, 14-15 दिसंबर के आसपास उनको ये शेड्यूल देना है। अगर वो उस वक्त शेड्यूल देते हैं तो दैट मीन्स कि बाय द टाइम वो इलेक्शन का शेड्यूल देते हैं तब तक ये डिसीजन कि इमरान खान और उनकी पार्टी बैलेट बॉक्स पर एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ये चीज आ जानी चाहिए, ये फैसला आ जाना चाहिए बाहर। उसके लिए लगभग अगर उसी टाइम आता है तो फिर उसका फायदा ये होगा कि कोर्ट केसेस चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, लेकिन ये प्रोसेस उनका जो बैन है वो कंटिन्यू रहेगा और अगले इलेक्शन तक बात टल जाएगी। अगर ये जल्दबाजी की गई और मान लीजिए कि अभी इसी महीने या अगले महीने में बैन लगाया जाता है तो ये बहुत पॉसिबल है कि इलेक्शन कमीशन इस पर इंटरवीन कर जाए
सॉरी इलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ, कोई कोर्ट इस पर हाई कोर्ट किसी इस्लामाबाद की या यहाँ या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वो इंटरवीन कर जाए और फिर यू नो ये बैन हटा लिया जाएगा, ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कि शायद खेल यही चलाया जाएगा कि क्लोजर टू द डेट जजमेंट आए और जब तक कोई फैसला आएगा तब तक पता लगेगा कि इलेक्शन ही गुजर गया। तो मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो मेरा मानना है। मुझे ये मानना है कि यहाँ पर मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट या सरकार या जो लोग भी फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो काजी फाइज ईसा के टेन्योर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, जितना मैं समझ पाता हूँ उनकी पॉलिटिक्स को, उनके सोच को, उनके काम करने के तरीके को, मुझे नहीं लगता है कि उस आदमी को अगर इमरान खान का भी केस उसके पास आएगा, डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट इमरान खान ने क्या कुछ किया काजी फाइज ईसा के खिलाफ, उसके बावजूद जब वो केस सुनने बैठेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इनजस्टिस करने बैठेंगे इमरान खान के साथ, सिर्फ इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसा चाहती है। और ये मुझे एक खतरा नजर आता है एस्टेब्लिशमेंट की तमाम जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो रोड़ा बन के मुझे आता हुआ नजर आ रहा है वो ये कि काजी फाइज ईसा कहीं उस पर बीच में वो अड़ंगा पड़ सकता है, वहां पर वो अटक सकते हैं कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि काजी फाइज ईसा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए खराब करेंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ऐसा चाहती है। वो एस्टेब्लिशमेंट के डिजायर पर काम नहीं कर रहे होंगे, वो वही कर रहे होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और ये उनकी साख है। और ये बात आप जान लीजिए कि तमाम दबावों के बावजूद, तमाम प्रेशर्स के बावजूद और तमाम अपने खिलाफ होने वाले माहौल के बावजूद उन्होंने जब भी जजमेंट दी है तो वो राइटफुल जजमेंट दी है, वो जजमेंट दी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थी और सोसाइटी के लिहाज से सही थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई दुर्भाव रखना चाहिए, हमें कोई इस तरह की बात सोचनी चाहिए कि कुछ और नतीजा निकलने वाला है, विच मीन्स कि आने वाले दिनों में इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और ज्यादा खड़े हो सकते हैं, या कि जो एस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए इन कंट्रावेंशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीजें और सामने आ सकती हैं। उस पर काजी फाइज ईसा क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आखिरकार अगर आज की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 14 मई को इलेक्शन होना है पंजाब का, तो नहीं हुआ तो किसी ने क्या कर दिया, किसने किसको क्या कर दिया। तो सिमिलरली अगर अब केपी में इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई कोर्ट बात नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है। अब आप देख लीजिए, मतलब जब वहां पर चीजें खराब होनी होती हैं तो होती हैं, वो इसी तरह होती हैं और उसको कोई वाइकल कुछ कर नहीं पाता है। काजी फाइज ईसा क्या करेंगे वो अपन देखेंगे जब वो दिन आएगा और जब वो वक्त आएगा, और वो वक्त बहुत दूर नहीं है। तो वो फैज साहब की एक गजल हुआ करती थी ना, वो वक्त मेरी जान बहुत दूर नहीं है। तो खैर, तो अब आप देखिए, तो ये हुई दूसरी खबर जिसका मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे करेंगे। हाँ, मुझे ये जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो नजर आता है वो यही कि शायद एस्टेब्लिशमेंट इस केस को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के ठीक पहले तक ले जाए और वहां आकर ये बैन की तैयारी करें इलेक्शन कमीशन के जरिए, और तब तक उनको किसी न किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इस केस को प्रूव करना होगा, क्योंकि अब तक ये बेसिकली एक ही तरीका है बैन करने का, वो ये कि फौज पर जो कंट्री के जो इदारे हैं उन पर पीटीआई ने हमला किया, यानी कि 9 मई वाला केस। अगर 9 मई वाले केस को इस तरह से देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि फिर अभी इनको कोई केस चलाना होगा। जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास इसके सारे ऑडियो वीडियो सबूत हैं और पूरा सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया, लेकिन अभी तक ये बात सिर्फ कही जा रही है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये बात प्रूव नहीं की गई है। कोई सब्सटेंशियल इस बात का जो सबूत है वो कोर्ट के सामने नहीं लाया गया है। आप एक परसेप्शन बना रहे हैं पब्लिक में, लेकिन परसेप्शन के बेसिस पे आप किसी को बैन नहीं कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो आप उसको लीगली बैन करने के लिए आपको इन चीजों को जाकर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ेगा। तो देखना ये है कि क्या टाइमलाइन चुनते हैं, कौन लोग होंगे जुडिशरी में जिनको जो इस तरह का फैसला देंगे जो एस्टेब्लिशमेंट की डिजायर से मैच करता हो और फिर अल्टीमेटली घूमता फिरता कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो ये हुआ एक दूसरा केस, तो जहां पर मुझे ये आपको इन्फॉर्म करना था। इस पर जैसे से और चीजें डेवलप होंगी हमारे सामने आती जाएंगी, हम बात करेंगे उस पर। और तीसरा है परवेज इलाही का केस, जो मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाईकोर्ट ने उनको बेल दी
लाहौर हाई कोर्ट के बिल देने के बाद में जब वो अपने घर जा रहे थे, उनको रास्ते से इस्लामाबाद की पुलिस ने अंडर मेंटेनेंस ऑर्डर अरेस्ट किया। इस समय वो अटक जेल में है बाय द वे, यानी कि उनको इस्लामाबाद की उसमें ले जाया गया है, उनको यहाँ लाहौर की टेरिटरी में रखा ही नहीं गया कि अगले दिन ही कुछ ऑर्डर आ जाए। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या हो रही है, कल आज हियरिंग थी उनके इस परवेज इलाही की वाइफ ने बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि भाई आपके ऑर्डर के अगेंस्ट इन्होंने हमारे हस्बैंड को अरेस्ट किया है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर इशू किए हैं। इस्लामाबाद के आईजी को कंटेम्प्ट नोटिस भेज दिया गया है, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस, और उनको ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि कल उनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। ऑन द सेम डे, दैट इज टुमारो, कल ही इस्लामाबाद की हाई कोर्ट भी हियरिंग कर रही है परवेज इलाही के केस की, और उन्होंने भी परवेज इलाही को बुलाया हुआ है। अब मजा क्या आएगा, कल मजा ये है परवेज इलाही एक कोर्ट दो, और दोनों हाई कोर्ट बराबर का स्ट्रक्चर, कहां जाए परवेज इलाही। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कल दिन में परवेज इलाही को अल्टीमेटली किस कोर्ट में ले जाया जाएगा और कैसे ले जाया जाएगा, और कल कोर्ट उस केस में फिर लाहौर हाई कोर्ट क्या करेंगी। बहुत जाहिर है कि लाहौर हाई कोर्ट उनको रिलीज की ही बात करेगी कि उनको जैसे भी तुरंत रिलीज किया जाए एंड ऑल दैट। इस बीच में परवेज इलाही पेनिस में आ चुके हैं, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आए कल, और आज जिस वक्त हम दिन में आज बात कर रहे हैं शाम को, तो वो पिम्स में ही है और उनका अभी इलाज चल रहा है, चेकअप हो रहा है एंड ऑल दैट। तो परवेज इलाही बेसिकली यार एक बात है, परवेज इलाही के साथ हुआ भी बहुत बुरा है, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस समय जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है वो बेहद बेहद इलीगल है और ज्यादती है। उस आदमी को एक कितना कम से कम 8-10 हेयरिंग, उसकी 8-10 बार तो बेल ही हो चुकी है बेचारी, कम से कम 7-8 बार तो बेल हो गई है। हर बार बेल होती है, बाहर निकलते हैं अरेस्ट, हर बार बेल होती है, बाहर निकलते हैं अरेस्ट, और ये कोई तरीका नहीं होता है। ये कोई नॉर्मल स्टेट जो है, इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टेट एट वर्क, यू नो। मगर अब ठीक है, जैसा भी है, तो परवेज इलाही साहब का कल क्या होगा ये भी एक देखने का मुद्दा है। मगर ये ध्यान रहे कि 2 हाई कोर्ट हैं जहां पर परवेज इलाही को कल ही कल में पेश किया जाना है, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और देखना यह है कि उनको किस हाई कोर्ट में पेश किया जाता है, क्योंकि एक हाई कोर्ट तो मिस होनी पक्की है, एक में तो वो नहीं जाएंगे। उसके बाद में उस हाई कोर्ट की क्या जजमेंट होगी, क्या फैसला होगा, वो क्या कहेगी, ये कल देखने का किस्सा होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है इस समय पाकिस्तान में। एक और बात आपको करनी थी जो मुझे इस बीच में जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो ये था कि 2 मुलाकातें की पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कराची में और लाहौर में बिजनेसमैन से। लगभग दोनों जगह के अगर बिजनेसमैन आप मिलाएं तो लगभग 100 से ज्यादा बिजनेसमैन थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने उनको बड़ा पॉजिटिव मैसेज ये दिया है कि जस्ट डोंट वरी, और मैं मिडिल ईस्ट से और चाइना से, और हम लेकर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट और ये वो। अब जरा सोचिए, ये आर्मी का डोमेन है क्या? ये कहीं से आर्मी का डोमेन नहीं है, लेकिन जो ये बनाई गई है स्पेशल फैसिलिटेशन, SI क्या है वो, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC। एक तो ये आपको बताऊं, आप कभी नोटिस कीजिएगा, ये बड़ा अजीब किस्म का फिनोमेना है। ये 4 लेटर वर्ड्स ये 4 लेटर वर्ड्स जो होते हैं ना, एक्रोनिम, ये पाकिस्तान में बड़े बड़े चलते हैं। आपको याद है CPEC है ना, अब C से बात S पे चली गई, SIFC है ना, अब ये सिलसिले शुरू हो गए। तो अब वो अगला जो एक्रोनिम बनेगा वो पता नहीं XYZ किससे बनेगा, गॉड नोज। मगर फिलहाल ये SIFC बना है। ये इसका भी पैटर्न दरअसल वही है। अगर आप इसके सिलसिलावार देखें ना कि ये हो क्या रहा है SIFC में, वही होने जा रहा है, या उसी की बात हो रही है। पूरे का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है वो वही है जो CPEC में था, इसमें कुछ भी अलग नहीं हो रहा है ऐसा। बस सिर्फ जो फुटप्रिंट है फौज का वो CPEC से कहीं ज्यादा SIFC में है। SIFC में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट छाई हुई है हर तरफ। तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि आखिर ये फौज ये 100 बिलियन लेकर आई कहां से। बाय द वे, आप एक बात जरा सोचिए, जो ये आर्मी चीफ कह रहे हैं ये लॉजिकली इतनी डफर वाली बात है, सॉरी टू से, किसी को बुरी लगे तो, ये इतनी डफरों वाली बात है। आप जरा मुझे बताइए, दुनिया की कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे कितना ही उसके पास घर में पैसा पड़ा हो, वो एक ऐसे बाजार में कैसे इन्वेस्ट करेगा जिसकी करेंसी ही फ्लेक्सिबल है, जिसकी करेंसी का कुछ पता ही नहीं है कि आज कहां है, कल कहां है, परसों कहां होगी। विच मीन्स कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड करना चाहेगा। जब वो सेफ गार्ड करना चाहेगा तो क्या करेगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को की जो तमाम
व्हीलिंग डीलिंग होगी आपकी इकोनॉमी में वो डॉलर टर्म में करेगा, राइट? यानी कि बात फिर वहीं आ गई, डॉलर बस है नहीं, कोई भी जब लेन देन की बात आएगी तो याद रहे आज की जो इकोनॉमी में जो मुश्किल है ये 2021 से शुरू होती है, आई मीन करंट मुश्किल अप्रैल 2021 से, और वो उसको जो बेसिकली चार चांद लगाए गए ना, वो तब से लेकर जितने तरीन साहब बीच में आए, तो कहीं वो हफीज शेख आए, तो कहीं कुछ, ये सब के सब मैनेज कर रहे थे, ये रुपी मैनेज कर रहे थे, रुपी डॉलर टर्म्स को मैनेज कर रहे थे, पैसा प्रिंट हो रहा था, उस पैसे को अब देखिए ना, डॉलर में चीजें नहीं बढ़ रही थी, मगर एक रुपया जो है, जो कैश है, रुपी जो है, वो पाकिस्तानी की इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा था। कैसे? क्योंकि जाहिर है कि प्रिंट किया जा रहा था, और नतीजन इन्फ्लेशन जो आप देख रहे हैं। तो आज जो आप देख रहे हैं वो ये नहीं किसी एक्सटर्नल एलिमेंट से हो गया है, जो ये रोना रोते हैं ना ये लोग कि वो बाढ़ आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, वो बाढ़ पाकिस्तान में भी आई थी, वो बाढ़ इंडिया में भी आई थी, वो बाढ़ हर जगह आई थी, नेचुरल डिजास्टर हर जगह आए थे, पूरे खित्ते में नेचुरल डिजास्टर थे। हाँ, आपने उसको हाईलाइट ज्यादा किया, एक बात। दूसरी बात, इस तमाम एरिया में इन्फ्लेशन कितना है, उस तमाम नेचुरल डिजास्टर के बाद में जो बचा रहा है यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट, वो 7.5 के आसपास घूमता रहा है। पाकिस्तान में कितना है इस समय? अभी वो 30 अराउंड 38% तक में पहुंचा हुआ है, उस समय 25 to 30 के बीच में घूम रहा था। तो ये जो लोग इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं, ये उनके किए हुए डिजास्टर हैं, और इस बात को समझाया जाना जरूरी है। मैं आपको कल भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, ये रुपया जो पाकिस्तान का है, ये डॉलर टर्म्स में अभी और गिरेगा। कितना गिरेगा नहीं मैं कह सकता, पर मेरी उम्मीद ये है आने वाले 22 से 24 महीने के अंदर अंदर ये 500 क्रॉस करेगा, उससे पहले कुछ नहीं होता। भाई दो ही तरीके हैं, हम इकोनॉमी पर प्रॉपर्ली और बात करेंगे कि इस इकोनॉमी को कैसे स्टेबल किया जा सकता है, और जो वो जो दो ही तरीके हैं जिनसे इनको किया जाए स्टेबल, उनके अपने खतरे हैं उन तरीकों के अपने खतरे हैं। भाई आपको बेसिकली अपने खर्चे कम करने हैं, एक तरीका तो यही ना कि आपने खर्चे कम करिए, वो किए नहीं जा रहे हैं। मान लीजिए कल गवर्नमेंट तय कर लेती है हम अपने खर्चे कम करने, तो खर्चे कितने कम करने हैं? इस समय गवर्नमेंट को कम से कम अपने 50% खर्चे कम करने हैं। आप कैबिनेट का साइज कम करेंगे, आप अपने जितने खर्च मिनिस्ट्रीज में हैं उनको सबको कट डाउन करेंगे, आधा करेंगे। इस समय भी सैलरी की मुश्किल पड़ी हुई है पाकिस्तान में। कॉलेजेस मंथ टू मंथ बेसिस पे सैलरी पे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स की, प्रोफेसर्स की। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्कूल टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है टाइम पर। ओके, और अगर ये कट डाउन किया जाता है तो इसका जो एग्जैक्ट पहला बोझ जो आएगा वो सैलरी पर आएगा, और वो सैलरी नेक्स्ट कहां पे होगी? फौज पे होगी। आप जरा कल्पना कीजिए एक फौज जिसको 3 महीने से सैलरी ना मिली हो, और उसके अपने असरात होंगे सोसाइटी पर, फौज पर, ओवरऑल। तो ये हालात बहुत बुरे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस को अपनी ठीक करने के लिए एक तरीका अगर अपनाएंगे तो उससे निकलने वाले जो साइड ट्रैक में जो और दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं उनको कौन हैंडल करेगा? और जब ये कट डाउन किया जाएगा तो उसके जो उसके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होंगे सोसाइटी पे, उसका क्या? उनको किसने कैलकुलेट किया है? तो ये दिस इज नॉट हेडिंग एनीवेयर राइट नाउ, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर एज ऑफ नाउ। और जो ये SIFC की बात हो रही है, इट इज अनदर CPEC व्हिच इज कमिंग इन, इट्स नथिंग एल्स बट CPEC का, ये CPEC की शराब है जो SIFC नाम की बोतल में डाली जा रही है। you will see it in coming days। तो इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं है, इन तिलों में कोई तेल नहीं, जितनी भी कोई कहानियां बना ले इस पर। तो anyway, तो वी विल कीप टॉकिंग ऑन दिस। दोस्तों, आज का व्लॉग में अपडेट यही था इन 3 खबरों का, और ये मैंने कुछ इकोनॉमी पे आपको एडिशनली इन्फॉर्मेशन दे दी। हम इस पर और बात करेंगे अभी आने वाले दिनों में, जैसे जैसे चीजें ग्रो करती हैं। तब तक के लिए अलविदा और नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।